आतंकवाद के सवाल पर चीन अब तक पाकिस्तान की ढाल बन जाता था, लेकिन आज ब्रिक्स सम्मेलन में चीन की धरती से भारत की आवाज बुलंद हुई है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ एक्शन की जरूरत पर जोर दिया है। लेकिन इसमें जो पहली बार हुआ है वो बहुत अहम है। पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन में 10 आतंकी संगठनों के नाम का जिक्र हुआ है, जिनमें से 7 आतंकी गुटों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। इनमें पाकिस्तान के पालतू संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम भी है, जिसके सरगना को बचाने के लिए चीन ने यूनाइटेड नेशंस में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल तक किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ही यह चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन सवाल यह था कि क्या चीन इसके लिए तैयार होगा। ब्रिक्स में आखिरकार भारत की कूटनीति रंग लाई और सभी सदस्य देशों ने इस बात पर रजामंदी जताई कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्रिक्स के सदस्य देशों ने जिन आतंकी संगठनों को एशिया और पूरी दुनिया के लिए खतरा माना, उनमें तालिबान, अल कायदा, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं और लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद के अलावा हक्कानी नेटवर्क और हिजबुल तहरीर की पैदाइश पाकिस्तान में हुई है, ये लिखा है। ये संगठन आज भी पाकिस्तान से ही आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अलावा ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और बगदादी के आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ भी ब्रिक्स के सदस्य देशों ने मिलकर लड़ने का फैसला किया है। If we as BRICS can set the agenda in these areas, the world will call this its golden decade. A strong BRICS partnership and innovation, I'm sure, will be instrument for the progress. I'm confident that BRICS will scale new heights of partnership. BRICS leaders came up very strongly in condemning terrorism in all its forms and manifestations, where the leaders have strongly condemned terrorism, and then they have also been able to identify and acknowledge the pernicious, the deleterious effects that certain terrorist organizations such as the Haqqani network, Jaish e Mohammed, Lashkar-e-Taiba and others have had, spreading terror across. The leaders also called to make United Nations counter-terrorism framework more effective. This time you would notice that there has been such a specific listing of terrorist organizations, and the fact that the UN Security Council, that BRICS countries should work together in facilitating listing of these under the UNSC. और आज इसी पर महाबहस में चर्चा, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व पत्रकार हैं, सामना के संपादक रह चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक हमारे साथ स्टूडियो में है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के सचिव भी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में है, सेना की रेड शील्ड डिवीजन के कमांडर रह चुके हैं। 1999 में करगिल जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। आरएसएन सिंह सेना और रॉ के पूर्व अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। बीआर दीपक जेएनयू में चाइनीज स्टडीज के प्रोफेसर हैं, चीनी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आंचल आनंद हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, जो चीन के ज़ियामिन में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ब्रिक्स का ये सम्मेलन चल रहा है। मैं आप सभी के पास आऊं उससे पहले सीधे चीन चलते हैं, ज़ियामिन, जहां पर आंचल हमारी सहयोगी मौजूद हैं। आंचल, भारत की बड़ी कामयाबी यहां पर इसे माना जा रहा है कि आतंकी संगठनों का नाम भी पहली बार लिस्ट में शामिल हुआ है। दो बातें जरा समझाइए कि ये हो कैसे पाया कि नाम भी आ जाएं, और चीन तो पहले ये कह रहा था कि हम तो आतंकवाद पर बात ही नहीं करेंगे, तो आतंकवाद पर बात तो छोड़िए, यहां तो पूरे घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र है। ये कैसे हो पाया है? देखिए, इसे हमारी भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत तो माना ही जाएगा। साथ ही साथ एक हफ्ता पहले, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, जो चीन कह रहा था कि भारत जो है पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा ना उठाए, वो कहीं ना कहीं अब
5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब रिस्ट्रिक्टेड और प्लेनरी सेशन में बैठते हैं, उसके बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन होती है और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में 43 पन्नों में 5 पैराग्राफ्स और साथ ही साथ 2 पन्ने पूरी इस बात से भरे हुए हैं कि किस तरह से आतंकवाद को एकमत होकर, एकजुट होकर हराया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही पाकिस्तान का नाम ना हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसा शब्द ना हो, लेकिन पाकिस्तान की धरती से जो वो एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म भारत की तरफ, उनके नाम तो है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का अगर नाम है और उसके अगला पैराग्राफ ये कहता है कि ये देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म का इस्तेमाल करे और वो आतंकवाद से निपटे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये जाकर कहता है कि किस तरह से जो मनी सोर्सेज हैं उनको कट ऑफ करने की जरूरत है। तो भारत की ये बहुत बड़ी जीत है और इसे मिरेकल से कम नहीं समझा जाएगा। ये जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन में होगा, उससे भी कहीं ज्यादा। हमारे साथ मनीष चांद जी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है वो जुड़ रहे हैं। इससे बड़ी पैराग्राफ नंबर 48 में जो लिखा है, बेइज्जती पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं हो सकती थी। देखिए, ये बहुत स्ट्रांग, बाय फार द स्ट्रांगेस्ट एवर स्टेटमेंट बाय ब्रिक्स ऑन टेररिज्म एंड बाय नेमिंग दीज ग्रुप्स। ये जो पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि हकानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा को एक एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। और हम सब जानते हैं कि ये हमारे एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स हैं और ये पाकिस्तान द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं, सपोर्टेड जाते हैं। और सबसे बड़ी महत्व की बात ये है कि ये चाइनीज सॉइल में, चाइना की समिट में, जो चाइना और पाकिस्तान की जिसको कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है, वो इतना सशक्त एलाइज का होते हुए भी, तो कहीं ना कहीं इट्स अ बिग वेकअप कॉल कि अब जो है ये 5 पावरफुल इमर्जिंग इकोनॉमीज और वर्ल्ड में कि ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये डुप्लिसिटी नहीं चलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये चीन की धरती से हो रहा है, नॉर्थ कोरिया का टेस्ट होता है, इससे खराब टाइमिंग नहीं हो सकती थी। और पाकिस्तान के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट, यानी कि चीन के लिए भी कहीं ना कहीं ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि बैड बॉयज ऑफ द वर्ल्ड के साथ ना खड़ा रहे और एक स्टैंड ले आतंकवाद को। देखिए, ये ब्रिक्स डिक्लेरेशन ये कहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे आतंकवादी, ये आपके आतंकवादी हैं। आतंकवाद आतंकवाद है और जिसके कोई भी फॉर्म है, मैनिफेस्टेशन है, उसे कलेक्टिवली हमें लड़ना होगा। तो ये एक तरह से जो डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा था बहुत दिनों से कि आप कह रहे थे इस्लामिक स्टेट और देश और जो और भी टेरर ग्रुप्स हैं, लेकिन जब एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स की बात होती थी तो आप उन्हें सपोर्ट करते हैं या कुछ नहीं कहते हैं, उसमें नहीं आते हैं। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि लास्ट समिट गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान पे, मदरशिप ऑफ टेररिज्म कह के, और वहां पे भी वो चाह रहे थे जॉइंट स्टेटमेंट में इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आए, पर वहां नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हुआ। और एक चीज और हम दर्शकों के लिए बताएं कि आज पिछले बार भी कहीं जब ये हुआ था, थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ चाइना, जो घोषणा पत्र आया था, खास तौर से बात आ रही है, मैं आता हूं आंचल, आपके पास आता हूं। जो पिछले बार भी घोषणा पत्र आया था उसमें 37 बार आतंकवाद का जिक्र था। इस बार भले 32 बार हो, लेकिन जिस तरीके से आतंकी संगठनों का नाम लिया गया है वो बहुत जरूरी है और बहुत अहम हो जाता है। हमारे साथ जो बाकी मेहमान है मैं उनका रिएक्शन भी लेना चाहूंगा। अशोक सज्जनर साहब, अगर आपसे शुरुआत करें कि जो ये हुआ है ये कितनी बड़ी कामयाबी है भारत के लिए, या इसको कैसे देखा जाना चाहिए, और चीन की धरती से ये होना क्यों अहमियत रखता है ज्यादा? मेरे विचार से बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि देखिए 2 दिन पहले वहां जो चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चिनयिंग, उन्होंने कहा था जो अगर भारत आतंकवाद के मुद्दे को नहीं उठाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा वो मंच नहीं है जहां पर की बातचीत हो। परंतु हमने उसके बाद ही प्रीति सरन ने हमारी जो स्टेटमेंट देखी है जो कि शी जिनपिंग ने खुद किया था, उन्होंने कहा था जो हमको रूट कॉजेज ऑफ टेररिज्म को भी बातचीत उसमें करनी चाहिए। रूट कॉजेज हम सबको मालूम है, जो ये वाला फ्रेज इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। परंतु आज जो हमने देखा है इस डिक्लेरेशन में, अब आपने कहा जो पिछली बारी 37 मरतबा टेररिज्म का जिक्र था, इस बारी 32 मरतबा। अगर आप देखें पिछली बारी 110 पैराग्राफ थे, इस बारी केवल 72 पैराग्राफ हैं, तो वो भी उसमें बहुत तो कम है। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो इस बार थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा ही है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप देखते हैं जो पिछले साल जब राष्ट्रपति पुतिन ने अपना जो वक्तव्य दिया था वहां पर ब्रिक्स में गोवा में, तो उन्होंने आतंकवाद, टेररिज्म एक बार भी उसका अपने जो प्लीनरी स्टेटमेंट में एक बार उसके बारे में नहीं कहा था, जिक्र नहीं किया था। और जो शी जिनपिंग का जो उनका वक्तव्य था
उन्होंने आतंकवाद को और नेचुरल डिजास्टर्स के साथ जोड़ दिया था। तो मतलब बहुत ही उन्होंने प्रयास किया था जो आतंकवाद के ऊपर इतना ज्यादा वो फोकस नहीं हो। परंतु इसमें हमने जो देखा है, जो सभी इनको मेरे विचार से न केवल ब्रिक्स में तो सबसे ज्यादा सख्त ये वाला रेफरेंस है ही है, मेरे विचार से किसी और भी मंच पर ऐसे नाम नहीं लिए गए हैं। अभी एक बारी जब प्रधानमंत्री गए थे वहां पर वॉशिंगटन डीसी, और जो उनका जॉइंट स्टेटमेंट आया था राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, उसमें 2-3 गुटों के नाम लिए गए थे। उसमें भी जैश-ए मोहम्मद लश्कर तैयबा नहीं था, इस तरीके से नाम नहीं था, और इसमें तो खैर कभी नहीं था। के सिन्हा साहब, मुझे एक चीज समझाइए कि अगर ये हो पा रहा है तो इसका फायदा क्या होगा भारत को? पहली चीज तो जो दर्शक ये समझना चाहेंगे। दूसरा कि अगर भारत ये कर पाया, जिस चीन से अभी तक आपका डोकलाम पर एक तरीके से जंग जैसी स्थिति बनने की नौबत आ गई थी, वही चीन आज आतंकवाद के मुद्दे पर पहले कहता था बात नहीं करूंगा ब्रिक्स सम्मेलन में, वो आपके साथ खड़ा दिख रहा है। ये कैसे हो पाया और इसका फायदा क्या है? सुशांत जी, इसको दो परिप्रेक्ष्य के अंदर में आपको देखना पड़ेगा। एक, हम ज्यादा रेटरिक के अंदर में ना फंसें। देखिए, गोवा डिक्लेरेशन को आप पढ़िए, और जो आज के जो डिक्लेरेशन है, जो ब्रिक के 9th डिक्लेरेशन जो है, उसको पढ़िए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन। तो इसके अंदर आतंकवाद का वहां से शुरुआत हुई थी। ठीक है, उस समय हमें जो, जैसा अभी सज्जन साहब बता रहे थे कि हमें रशिया का उतना ज्यादा, पुतिन साहब का उसके ऊपर जोर नहीं आया था जब उन्होंने एड्रेस किया था ब्रिक के 8th समिट में। यहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में आता है जहां पर नाम आ जाती है, एक बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि ऑल 5 नेशंस, ये ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन कल उन्होंने डिसाइड किया है, जैसा ये कह रहे हैं कि उसके पूर्व संध्या में वो सी जिनपिंग। एक मिनट, मैं बस एक पॉइंट इसमें जोड़ रहा हूं। तो क्या इससे ये संदेह भी खत्म हो जाता है कि भारत और रूस के रिश्ते पुराने जैसे नहीं रह गए? नहीं, ये इसको नहीं। देखिए, जो बायलैटरली चल रहा है उसके अंदर में, इसके साइडलाइन में बायलैटरल बातें हुई हैं। आज के दिन भी बायलैटरल हुआ है, एक संक्षिप्त बिफोर इसके ज्वाइंट स्टेटमेंट आने से पहले। देखिए, उसके अंदर में हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता बन रहा है रशिया का। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। मैं वो जो संदेह खड़ा कर रहे थे, एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, जो मैं बात कर रहा हूं ना, देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा, इसमें एक नाम आया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। वो पाकिस्तान कहता है कि इंडिया उसकी फंडिंग करता है, उसका नाम भी आया है। तो यदि हम ओवरबोर्ड हो जाएंगे ना, और आपने एक देखा तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का भी नाम आया है, तो ये कहीं पर भी यूएन के जो ग्लोबल लिस्ट ऑफ टेररिज्म में नाम नहीं है। ये कहे, ये भी नाम डालने चाह नहीं। जो इंडिया चाहता था जो 8th समिट में, कि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, और ये क्वेश्चन किया था चाइना ने हमें, और एक दूसरा सी पैक का वो कह रहा था कि ये खुल के नहीं आनी चाहिए। मगर जो ये नाम आया है, 2 नाम आपको मैं बता दूं, 14 अगस्त के दिन जब ये डिप्टी प्रीमियर थे चाइना के, जब वो पाकिस्तान में, वहां पर भी एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ था। वहां पर भी जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा का नाम आया है चाइना के बीच में, और ये नाम यहां पर ऐड हुआ है, एक बहुत बड़ा है ब्रिक समिट के अंदर में। मैं उसको छोटा रिएक्शन और कॉशन की जरूरत है। ठीक है, ओवर, यदि लोग इसको नहीं बिटवीन द लाइन्स नहीं होने की जरूरत है, ये आप कह रहे हैं। आरएसएन सिंह साहब, आपका रिएक्शन, कितनी बड़ी कामयाबी, या जैसा सिन्हा साहब कह रहे हैं उस तरीके से चलेंगे, अति उत्साहित ना हो, ठीक है? नहीं, देखिए, हम अपने जो डिप्लोमेटिक कोर है उसको हमेशा ऐसा देखा गया है कि वे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मैंने इनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है, एंड आई हैव फाउंड देम टू बी द फाइनेस्ट डिप्लोमैट्स इन द वर्ल्ड, और ये उसी का नतीजा है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी अपने इंस्टीट्यूशंस को रन डाउन नहीं करता हूं, और मेरा ये व्यक्तिगत में मेरी राय है, और ये आपने इसका डोकलाम में भी देखा और ये नतीजा यहां पर भी देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आखिर ये जो ब्रिक्स बना था वो किस लिए बना था? जब ये यूनिपोलर वर्ल्ड तैयार हो रहा था, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो एक इतने बड़ी 40% ऑफ द वर्ल्ड का वो इतने बड़े बड़े कंट्रीज, ब्राजील और चाइना और इंडिया, इन लोगों ने कहा कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड को हम इसका काउंटर पॉइज के लिए जो 40% ऑफ जो ह्यूमैनिटी है, मोर देन 40% ऑफ द ह्यूमैनिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करें।
तो आप अगर इसको एक वाइब्रेंट, प्रोग्रेसिव, डिसाइसिव अगर इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो आपको मेंबर स्टेट्स के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको आपको एड्रेस करने होंगे। और ये एक आतंकवाद, इस्लामिक टेररिज्म एक ऐसी चीज है जो कि रशिया को भी उतना ही इंपिंज करता है, चाइना को भी इंपिंज करता है और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को इंपिंज करता है। तो हम क्यों, अगर हमारे इस कंसर्न्स को अगर एड्रेस करता है चाइना, तो व्हाई शुड वी बी मेंबर ऑफ ब्रिक्स? केवल आर्थिक, लेकिन सर देखिए, ये भले आप कह रहे हैं चीन को चुभे, रशिया को चुभे, तो लेकिन सच ये है कि उस चुभन के बावजूद जो है इस ब्रिक्स के किसी भी घोषणा पत्र में ऐसे आतंकी संगठनों का नाम नहीं आया, या चीन जो है वो मसूद अजहर के लिए वीटो तक खड़ा कर देता है। मैं इस ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकी संगठनों का नाम घोषणा पत्र में शामिल किया जाना, और क्या इसका सीधा सीधा मतलब यह कि पाकिस्तान को भारत घेरने में कामयाब हुआ, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता, अशोक सज्जनहार एक्स डिप्लोमेट, रिटायर्ड मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं, RSN सिंह स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, BR दीपक चाइना मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और हमारी सहयोगी आंचल आनंद हमारे साथ ज़ियामिन चाइना से बनी हुई है जहां पर यह शिखर सम्मेलन चल रहा है। BR दीपक साहब, पहला आपका रिएक्शन रह गया है, मैं चाह रहा हूं आप बताएं कि क्या जिस तरीके से इसको लिया जा रहा है, कामयाबी के तौर पर लिया जा सकता है, और क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है कि वो अगर यहां घोषणा पत्र में इन आतंकी संगठनों का नाम शामिल कर दे तो कल को हो सकता है मसूद अजहर पर जो वो वीटो लगा रहा है उसको हटा लेगा? हाँ जी, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हाँ, इसे भारत विदेश नीति की कामयाबी या उपलब्धि कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे काफी जोर लगाया गया है, खास करके पिछले गोवा सम्मेलन के साथ से लेकर के, और जब उसके साथ साथ जो काउंटर टेररिज्म पर वार्ता हुई थी उसमें भी, और खास करके अभी जो मई में इस साल पेचिंग में काउंटर टेररिज्म पर वार्ता हुई है, उसका कहा जा सकता है कि ये परिणाम है। और खास करके जो क्विड प्रो क्वो बेसिस पर मुझे लगता है इसको ये उपलब्धि मिली है। हमने चीन के भी जो आतंकी संगठन है उसमें डाले हैं, खास करके एटिम और जो उज्बेकिस्तान जो टेररिस्ट नेटवर्क है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इससे हमें ज्यादा भी उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि चीन जो पाकिस्तान के साथ उसकी जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है उसमें वो कहीं ना कहीं हमको जरूर नीडल कर सकता है, क्योंकि जब मसूद अजहर का मसला उठेगा यूनाइटेड नेशन में, तो उसकी परीक्षा तब होगी जब उसको प्रोस्क्राइब किया जाएगा, उसको बैन किया जाएगा और एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तीसरी बात, और खास करके ये जरूरी बात यह है, क्योंकि चीन जिस तरह से विश्व का नेता बनना चाहता है, तो उसे लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी है जो उसके लिए इनडिफेंसिबल है, उसकी वो रक्षा नहीं कर सकता है, खास करके टेररिज्म के मुद्दे पर जो सारी दुनिया में चला हुआ है। अगर आपको दुनिया का नेता बनना है तो आपको उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उसको भी निभाना होगा। अगर आप उन जिम्मेदारियों, सर मैं रिएक्शन लूं प्रेम शुक्ला जी का, उससे पहले एक लाइन में ये बताइए कि आज जो हुआ उसके बाद क्या ये उम्मीद बंधती है कि मसूद अजहर पर चीन भारत का साथ दे देगा? ये प्रश्न आप सुजान जी मेरे से? जी आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये उम्मीद की जा सकती है? हाँ, नहीं, उम्मीद की जा सकती है, इससे आसार बनते हैं, क्योंकि एक तो ग्राउंड वर्क अभी हो गया है, क्योंकि उनको इंटरनेशनल जो टेरर आउटफिट है वो ब्रिक्स ने भी डिक्लेयर कर दिया है, तो इसके आधार पर ये चीजें हम कई फोरम में ले सकते हैं चीन के साथ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मुद्दा पहला यही रहा है कि जो अलगाववाद है, आतंकवाद है, जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, क्या जिस वक्त मेंबर है हम इसे भारत की बड़ी जीत बता रहे हैं, एक सच ये भी है कि कश्मीर से भी खबर आ रही है कि वहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं और एक और हमला भी हुआ है। तो इधर हम ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं और उधर हमें आतंकियों से लगातार लड़ते भी रहना पड़ रहा है। तो आज जो हुआ है इसका जमीनी स्तर पर क्या असर दिखेगा और कितना दिखेगा और कब तक दिखेगा?
देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति एक चमत्कृत करने वाली जीत के रूप में मैं इसे देखता हूं। उसका कारण है कि जो चीन पाकिस्तान का ढाल था, उसी की धरती से उसके गाल पर एक तमाचा तो लगा है। और जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जो कश्मीर में आतंकवाद को निर्यात करने में सबसे बड़ी भूमिका, जिन दो संगठनों की, इन दो संगठनों का नाम ब्रिक्स के जो है वो 9th डिक्लेरेशन में लिया गया। और जब जैश ए मोहम्मद का नाम लिया, और जैश ए मोहम्मद को लेकर ही आपने देखा होगा कि बारंबार चीन ने यहां तक कि जो है वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया। आज जब चीन इस बात को कहता है तो बर्फ पिघलने की शुरुआत हो जाती है। और जब बर्फ पिघलने, जैसे एक सातत्य है आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो वैश्विक जो संघर्ष है, वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ विश्व नेताओं का समर्थन हासिल करने का जो हमारा अभियान है, उसमें एक मील का पत्थर है। जैसे 2001 के पहले नाटो देश अमेरिका के नेतृत्व में हमारे आतंकवाद को लेकर कंसर्न नहीं दिखाते थे, और रिस्पॉन्सिबल पावर होने के बावजूद भी जो है हमारे आतंकवाद को लेकर उनका बिहेवियर इरिस्पॉन्सिबल था। लेकिन आज जब चीन खुद रिस्पॉन्सिबल पावर बन रहा है, तो आज उसकी जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की स्थिति आ रही है, वो निश्चित तौर पर आपको लगता है चीन पे भरोसा किया जा सकता है? हमारा जो अभियान है, जो सबसे बड़ा विक्टिम है दुनिया का आतंकवाद का, उसके लिए देखिए ये राजने ऐसी सातत्य राजने में जो है 1993 में आपको याद होगा, नहीं सुशांत जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, 1993 में जब मुंबई में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट हुए, तब आपको ध्यान होगा बी रमन जी की पुस्तक जो रॉ के उस समय चीफ थे, उन्होंने लिखा है किस तरह से जो हम फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए कुछ भेजा हमने, और अमेरिका ने हमारे साथ जो है उस सबूत को भी मिटा दिया। लेकिन वही कालांतर में आज अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद पर हमारे, तो आप ये कह रहे हैं कि चीन से भी ये उम्मीद की जा सकती है। मैं आंचल के पास भी जाऊंगा, लेकिन आरएसएन सिंह साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, वो जोड़िए, फिर मैं उधर जाऊं। जी जी जी। मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। देखिए, ये अभी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये स्पेसिफिक ग्रुप्स की बात ना करें, क्योंकि ऑल जिहादी ग्रुप्स आर ग्लोबल जिहादी ग्रुप्स। क्योंकि जो फिलॉसफी जो इनको जो ये तैयार करती है जिहादी ग्रुप्स, वो ग्लोबल जिहादी आइडियोलॉजी के नाम पे की जाती है। हर एक देश अपना अपना कदम उठा रहा है। चाइना ने खुद अपने यूगर प्रोविंस में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए रमजान बैन कर दिया, बियर्ड्स बैन कर दिए, बुर्का बैन कर दिया है। रशिया ने कुछ चेचन्स के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन वो ग्लोबल जिहाद का ही हिस्सा है कि चेचन्स आपके कश्मीर में आके लड़ते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जितने जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, उनके प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है। और मैं आपको साबित कर दूंगा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस से लिंक है। अभी समय कम होता है आपके इसमें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। तो हम अगर ये पूरा फिनोमिनन है, देखो ये सारे जो ग्लोबल जिहादी है, एक ही मदरसे से, एक बिनौरी मदरसा आपके कराची में, वहां से जैश ए मोहम्मद को वही फीडर इंस्टीट्यूशन का काम करता है, लश्कर ए तोयबा का काम करता है, तहरीके तालिबान को काम करता है। वही लोग जाके फिर यूगुर मुस्लिम्स को भी ट्रेन करते हैं, वही लोग जाके ये हकानी ग्रुप को ट्रेन करते हैं। तो ये आप जान लो कि वो कोई भी हो, ये ग्लोबल जिहादी ये है। तो इसलिए मैं उस संदर्भ में स्पेसिफिक ग्रुप्स के में ना जाते हुए एक अपने आप में बात तो मैं मान गया सर। जी देखिए सुशांत जी, जो मैं ब्रिंग आउट करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी जीत है। और स्पेशली जब आप परपेचुअल लेते हैं, जो रोड बेल्ट जो फोरम में इंडिया नहीं गया चाइना में, और फिर हम ये कह रहे थे डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ये जो जिस तरह से हमारा स्टैंड ऑफ खत्म हुआ और हम ब्रिक्स में चले गए, उसका जो लीवरेजेज है वो आप देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आप इसको ले लीजिएगा कि ये हमारा पड़ाव है, तो ये गलत होगा। सर मुझे एक चीज बताइए कि अब जब अगर चीन इस मामले में थोड़ा गंभीर दिख रहा है, साथ खड़ा दिख रहा है, तो कल जब बायलैटरल बातचीत होगी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की, क्या उनको मसूद अजहर का मुद्दा उठाना चाहिए? उठाएंगे वो,
उठाएंगे, वो 100% उठाएंगे। वो जो सी पैक के अंदर में देखिए, चाइना ने कहा था सी पैक का मुद्दा मत उठाएं। सुनिए, सी पैक का मुद्दा मत उठाइए, बिकॉज वहां पर बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में भी एक अंतर्द्वंद चल रहा है सी पैक के अंदर। तो ये बायलैटरल इशू में आएगा। जो दो मेजर इशू आने वाले हैं, एक तो पक्का ये आएगा कि जो मामला है, असल मजूद का मामला है कि उसको आप उसके ऊपर जो बैन लगा रहे हैं वीटो पावर से हटाइए और उसको आप ग्लोबल टेररिज्म के अंदर में जो यूएन का सैंक्शन लिस्ट है उसमें जाने दीजिए। ठीक है, मगर वो एक बहुत बड़ी जीत नहीं है। सुनिए, देखिए एक चीज जो है, इंडिया हम क्या चाहते थे कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, हम उसके लिए हम कदम एक उठाए हैं। और देखिए जो मोदी साहब वहां गए हैं वो उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है सज्जनार साहब, नाम आया बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए मैं खाली एक इसमें एक बात कहना चाहूंगा जो सब हमारे वक्ताओं ने कही है, और मुझे ये प्रतीत होता है जो चीन अपने को थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहा है, जो आतंकवाद के जहां तक मामला है उसने थोड़ा और सीरियसनेस दिखानी है। और मैं किस लिए कह रहा हूं, देखिए अगर आपको याद होगा जब हमारे यहां पर उरी अटैक हुआ था, उसके बाद हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में जो नवाज शरीफ साहब जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने की थी। और वहां पर जो उनके पहले विदेश सचिव थे पाकिस्तान के, एजाज अहमद चौधरी, जिनके बारे में अभी अहमद बसीद का एक चिट्ठी भी आई थी जो कि खुलकर आई थी, उसमें एजाज अहमद चौधरी ने एक प्रेजेंटेशन किया और उसमें उन्होंने कहा जो आतंकवाद का जो मामला है उसमें हम पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं, और चीन भी हालांकि हमारे साथ खड़ा हुआ है इस समय मसूद अजहर के, परंतु चीन ने भी हमको ये कहा है जो उसके लिए और ज्यादा हमको इसमें सहारा देना उसके लिए मुश्किल वो महसूस कर रहा है। तो उसके ऊपर देखिए चीन के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है। और जैसे प्रोफेसर दीपक ने कहा, जो अगर उन्होंने अपनी पूरी विश्व में अपनी ऐसा आधिपत्य जमाना है, बताना है जो हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, तो जो भी मेन इश्यूज हैं, चाहे ये टेररिज्म हो, क्लाइमेट चेंज हो वगैरह, उसमें उन सब देशों का सब जहां जहां पर ये मसला हो रहा है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। दीपक जी मुझे एक बात बताइए, ये जो हाल के दिनों में अमेरिका जितना मजबूती से भारत के साथ खड़ा हुआ आतंकवाद के मुद्दे पर, क्या उसका असर भी पड़ा है जो चीन आज कर रहा है उस पर? बिल्कुल ऑल वर्किंग। चीन अपने को भी थोड़ा अलग पा रहा है। नहीं, दीपक जी आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आपने अच्छा, मेरे से पूछ सही फरमाया। देखिए आ रहा हूं सर, सिंह साहब आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि चीन इस समय उसका जो सीधा सीधा मुकाबला है अमेरिका से है, और अगर उसको अपनी छाप छोड़नी है दुनिया में तो उसको जो जिम्मेदारियां हैं अपनी उसको निभाना पड़ेगा। और टेररिज्म जो एक ऐसा मुद्दा है उसमें तो सारी दुनिया को पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। अगर उसमें आप एक ऐसे देश का साथ देते हो कि जो अच्छे और बुरे आतंकवादियों में फर्क करता है, तो फिर वो आगे नहीं जा पाएगा, उसको दुनिया मानेगी नहीं उसकी लीडरशिप को। और ऐसे बहुत सारे और मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो लड़ाई है काफी लंबी लड़ाई है, और इसमें जो हमारी जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उसको एक और लंबी लड़ाई लड़नी है। सिंह साहब, मैं आपसे, सिंह साहब चूंकि आप लोग विदेशी मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं, आंचल मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सवाल ले लूं सिंह साहब से। सिंह साहब, चूंकि आप लोग विदेशी मामलों को बेहतर ढंग से समझते हैं, जब मैं ये घोषणा पत्र पढ़ रहा था तो उसमें मुझे कुछ लाइनें दिखी जिसका मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या जो मैं सोच रहा हूं वो उस लिहाज से ठीक है क्या। उसमें लिखा है, We stress that the fight against terrorism must be conducted in accordance with international law, including the Charter of United Nations, international refugee and humanitarian law, human rights and fundamental freedoms. क्या ये जो लाइन है ये कुलभूषण जाधव मामले में भारत के पक्ष में जा सकती है और पाकिस्तान पर दबाव बना सकती है? मेरा इस पे कहना बहुत मुश्किल सवाल है। मैं इसका
कोई ये सज्जनहार साहब इस पे बेहतर जवाब दे पाएंगे। जी देखिए, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। एक मैं उनसे रिएक्शन ले लेता हूं टू द रेल में। हाँ नहीं, 1 मिनट, वन मिनट, बट लेकिन एक चीज मैं जरूर बता दूं। हाँ 1 मिनट, अच्छा ठीक सर आप बोल लीजिए, फिर मैं उनका एक रिएक्शन लूंगा। ठीक है, देखिए अगर इसको देखा जाए तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जो आप एक तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को आप रिस्पेक्ट करेंगे और एक ह्यूमन राइट्स को आप रिस्पेक्ट करेंगे। पाकिस्तान मना कर रहा है, जो पाकिस्तान दोनों उस पर वो कुलभूषण जाधव मामले में मना कर रहा है, कुलभूषण जाधव में दोनों में खरा नहीं उतरा है। परंतु उसके आगे हमको चलकर देखना होगा जो आप इसकी कितनी अहमियत हो जाती है। जो मैं ये पूछ रहा हूं सर कि क्या ये लाइन, इस स्टेटमेंट, इस घोषणा पत्र में आना क्या पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा क्या कुलभूषण जाधव मामले? नहीं, हम तो प्रयास करेंगे, हम तो इसका जरूर इस्तेमाल करेंगे। और हमारे जो और मित्र हैं, चाहे ये ब्रिक्स के हों, चीन की बात पाकिस्तान सुनता है तो चीन को हम कहेंगे जो आप अपना प्रभाव उसमें प्रयोग करिए और पाकिस्तान से कहिए जो कुलभूषण जाधव के विरुद्ध जो उन्होंने ऐसा काम किया है। तो मेरे ख्याल से आंचल इस पर बता पाएंगी। आंचल, कल प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी होनी है, उसमें क्या मसूद अजहर का मुद्दा या कुलभूषण जाधव का मुद्दा कि आप पाकिस्तान पर दबाव बनाइए, ऐसी बातें भी हो सकती हैं? क्या बातचीत हो सकती है? देखिए, ये मुद्दे कितने उठेंगे ये कहना तो मुश्किल है सुशांत, हमें कल पता चल जाएगा। हालांकि लेकिन ये जरूर है कि डोकलाम का मुद्दा शायद ना उठाया जाए। ये बहुत दोनों में जिस तरह से हमने देखा कि डोकलाम का मुद्दा एक हफ्ते पहले सुलझाया गया, अब एक बायलैटरल मीटिंग होनी है, उससे पहले इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट टेररिज्म के खिलाफ आना, ये बहुत अच्छे संकेत है, बहुत ऑप्टिक्स अच्छे हैं, दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम पैनलिस्ट बोल रहे थे सुशांत, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगी कि अंग्रेजी में कहावत है, वाइस मैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। कुछ ऐसे सबक हैं, लेसन्स हैं जो अमेरिका ने अब सीखे हैं कि उन्हीं की एड लेकर पाकिस्तान जिन आतंकियों से लड़ना था, उन्हीं को आतंक का सामान मुहैया करा रहा था, आतंकवाद को दुनिया में फैला रहा था। लेकिन चीन का जिस तरह से हम एक मंच पर आकर ब्रिक्स समिट में एक मत में, एक आवाज में इस तरह का स्ट्रांग स्टेटमेंट देना, इसे कई जगहों पर एक पॉलिसी शिफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। और आगे चलकर ये बहुत लॉजिकल है कि जब जैश ए मोहम्मद यूएन की तरफ से अगर ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका सरगना आखिरकार कौन सा टेक्निकल ग्राउंड होगा जिसे डिक्लेयर ना किया जाए कि वो भी एक ग्लोबल टेररिस्ट है। तो ये उसका एक इमीडिएट इफेक्ट है जो देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि हमने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि एससीओ समिट और इससे पहले भी कई ऐसे समिट्स हुए हैं जहां पर मौलाना मसूद चीन तो भारत के साथ भले दिख रहा हो न दिख रहा हो, लेकिन आपके साथ हमें एक महिला दिख रही है, वो क्या खास कहना चाहती है जरा वो बता दीजिए। वो नहीं होता। लेकिन सुशांत, मैं एक चीज के लिए आपको सुशांत माफ कीजिएगा, मुझे एक चीज जरूर बोलनी थी हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास आ रही थी। वो शांति का संदेश एक देना चाहती हैं। तो सपना एक बहुत सी खूबसूरत, उनकी वो चीनी है, हिंदी में बोलती है और चीनी जैसी मिठास आपकी आवाज में, एक संदेश हमारे रेडियो में। संदेश ये है तो विश्व की शांति की प्राप्ति हम कोशिश करें, ये हमारा। कोई खूबसूरत सा गीत गा सकती हैं चलते चलते? अच्छा, आज मैं तो बहुत ज्यादा हिंदी गीत गा चुकी हूँ। तो यहाँ कल वो ब्रिक्स शिखर वार्ता तो शायद समाप्त होगी और आप विदेश से आए हैं और दोस्ती बनाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं एक हिंदी गाना याद है, ये तो एक शायद एक पुराना गाना भी है। यहाँ मैं कुछ बोल का गाऊं। ओके। परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरी यारा, वादा निभाना, मुझे छोड़ के। ना आपसे एक बारी कोई मिलने तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। ओवर टू यू सुशांत। आंचल, वादा निभाने की बारी अभी चीन की, और मुझे लगता है चीन अगर ये गाना सुन रहा हो
तो वो वादा निभाने के बारे में जरूर सोचे कि आतंकवाद की इस लड़ाई में जैसे वो खड़ा दिख रहा है वैसे ही दिखे, आगे भी दिखे और भारत के साथ दिखे। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया महाबहस में आज जुड़ने के लिए। भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत जरूर है ये कि जिस तरीके से चीन, जो पहले ये कह रहा था कि आतंकवाद पर बात नहीं होगी ब्रिक्स सम्मेलन में, वो उस पर बात भी करता है और जो घोषणा पत्र है उसमें आतंकी संगठनों का नाम भी लेकर आता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में भी चीन भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर खड़ा दिखेगा? क्या पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा? क्या मसूद अजहर पर जो वो वीटो लगाता है वो हटाएगा? इस पर भी नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।